नमस्कार, मैं मनदीप रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, मनुस्मृति। कुछ आपने इसके पक्ष में भी बातें सुनी होंगी, कुछ इसके विपक्ष में खिलाफ भी बातें सुनी होंगी। अभी एक बिहार की एक राजनीतिक पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या किया कि एक टीवी शो के दौरान, डिबेट के दौरान मनुस्मृति के कुछ पन्नों को सांकेतिक फाड़ दिया। उसे एक सांकेतिक रूप था विरोध करने का, उसे फाड़ दिया। हालांकि इसे मैं जड़ता ही कहूंगा। आप पन्ने को फाड़ सकते हो, लेकिन जो मतलब ई बुक के रूप में अवेलेबल है उसका क्या करोगे। तो छोड़िए इस मानसिकता अपने, पहले मैं बात करूंगा कि आखिर वो कौन सी मानसिकता होती है जो इस प्रकार के कार्यों करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। तो चलिए इस पे हम चर्चा नहीं करते, पहले हम आते हैं मनुस्मृति में जिस चीज को लेकर विवाद है, जिस चीज के कारण इसका विरोध किया जाता है। और पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मनुस्मृति जो है वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। वह एक तरह से समझ लो कि लॉ बुक थी, एक विधि की किताब थी कि उस समय तत्कालिक परिस्थितियों के कारण जो दंड विधान बनाया गया उसी की एक किताब थी मनुस्मृति। जिसमें जब ये किताब बनी तो उस वक्त क्या था, जाति व्यवस्था नहीं थी। मनुस्मृति में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है, हर जगह वर्ण आया हुआ है। लेकिन कहने वाले जो उनका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि मनुस्मृति के कारण ही समाज में भेद पैदा हुआ, इस कारण लोग जातियों में बटे। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, हालांकि ये ग्रंथ नहीं है, यह जो रूल बुक या फिर विधि की किताब है, यह दलित विरोधी है और महिला विरोधी और कुछ चीजों का वो उल्लेख करते हैं। हालांकि जो मनुस्मृति रियल मनुस्मृति है उसकी संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत है। और आप, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि उसका आप उसे कॉपी करके जो रियल मनुस्मृति की संस्कृत है आप गूगल पे भी करोगे तो गूगल भी असमर्थता चलता है उसका उसे प्रॉपर ट्रांसलेट करने में। पता नहीं कैसे क्या लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर मैं जो ट्रांसलेट करता हूं उनके लिए यही कहूंगा कि देखो, आप अगर हरा चश्मा लगाते हो ना तो आपको सारी चीजें हरी दिखेंगी। आप अगर काला चश्मा लगाते हो तो आपको सारी चीजें काली ही दिखेंगी। मतलब आदमी जैसा चश्मा लगाएगा सामने आपको वैसा ही सब कुछ दिखेगा। क्योंकि उसमें एक श्लोक है, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत द्विजः वेद पाठात् भवेत विप्रः ब्रह्मा जानते भवेत ब्राह्मण। ये आसानों श्लोक में से एक है जो हर किसी को समझ आ जाता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। आपका ज्ञान ही आपको विप्र या ऊंचा पंडित बनाता है और ब्रह्मा को जानने वाला ही ब्राह्मण कहा जाता है। मोटा मोटा इसका आशय यही है। हालांकि मुझे भी संस्कृत इतनी समझे, थोड़ी बहुत समझे, उससे मैं बता रहा हूं ये इसका प्रॉपर यही है। और आप अगर, ये तो बात रही जो कहते हैं दलित और शूद्र विरोधी है। और वहां की शूद्र तो पहली बात, जन्म से सारे लोग ही शूद्र होते हैं, उन्हें कर्म के आधार पर ही वर्ण की प्राप्ति होती है। एक समय ऐसा था जब एक ही घर में चारों वर्ण के लोग पैदा होते थे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी और वैश्य भी। अब बात आती है नारी की। तो अध्याय 10वें के श्लोक 56वें में लिखा गया है, यत्रस्त नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की इज्जत होती है, पूजा होती है, वहां देवताओं का निवास होता है। और जहां नारियों का अपमान होता है वो उस घर को कभी उन्नति नहीं मिलती, उसका उत्थान नहीं होता है। ये नारी से जुड़ी बातें हैं। और अध्याय 3 के आप श्लोक 45वें में अगर पढ़ोगे तो वहां पर एक चीज और लिखा गया है कि ब्राह्मण भी अपने कर्म से शूद्र बन सकता है और शूद्र भी अपने कर्म से ब्राह्मण बन सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, और महर्षि वाल्मीकि की फोटो मेरे घर में है, हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, मनुस्मृति को मैं जानता नहीं था, मैं पढ़ता नहीं था। मैं धार्मिक विचार का, लेकिन मनुस्मृति के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था, ना पढ़ता। जब ये विरोध हुआ, जब विद्रोह इसके खिलाफ शुरू हुआ, तो मैंने इसे के बारे में जानना शुरू किया और पढ़ा क्या है आखिर इसमें, तो मुझे ये सारी चीजें पता चली। दरअसल जो विरोध हो रहा है ना, वो मनुस्मृति का हो ही नहीं रहा है। इस मानसिकता को आप समझिए। विरोध हो किसका रहा है? विरोध हो रहा है एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। अगर इससे ज्यादा मैं और डीप में जाऊंगा तो शायद ये कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा। उसमें उसका कारण क्या मैं बता रहा हूं। जैसे आप मार्केट में 4 लोग गए कोई सामान खरीदने, मार्केट में मान लो आलू खरीदने आप गए, 1 किलो आलू है।
चाहिए चारों लोगों को ही, चारों लोगों को उस आलू की आवश्यकता है। एक आदमी ने कहा काम करो मैं 20 रुपए दे रहा हूं, अगले आदमी ने कहा मैं 25 दे रहा हूं, उसने कहा मैं 30 दे रहा हूं, उसने कहा 40, क्योंकि हर आदमी को चाहिए। तो वो आलू जो है वो एक खास वर्ग का वोट है, और जो पैसे है ना ये वही तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है जो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियां करती हैं कि इस वोट को तो हमें ही पाना, ये वोट हमारा ही है, इस पे तो विशेषाधिकार हमारा ही है, और इसको पाने के चक्कर में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को छू जाती हैं, और उस दौरान वह खास वर्ग को, कहूं तो अगर बहुसंख्यक वर्ग को यह आघात पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस मानसिकता को समझना होगा। राजनीति के बारे में तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर सियासी लोग बसे नदी के किनारे तो ये होठ पानी के बूंद के लिए तरस जाए। अगर सियासी लोग बसे नदी के किनारे तो ये होठ पानी के बूंद के लिए तरस जाए। बस चले अगर इनका बादलों पर तो कह दे सारा पानी मेरे खेत में ही बरस जाए। हर व्यक्ति को समझना होगा इस षड्यंत्र को, और इसके सामने डटकर खड़ा होना होगा। और हमारा देश संविधान से चलता है, चलेगा, और जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा हम संविधान से ही चलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान से ही हम चलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।